हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, लिंक का काम करता है। एंड यूज़र जब भी इंटरेक्ट करना चाहता है हार्डवेयर के साथ, कुछ भी काम करना है यूज़र को, तो यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। अगर लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारा हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर के साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये स्ट्रक्चर होता है जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं या हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट करती हैं विद द हार्डवेयर। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, जो इम्पोर्टेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैं सिंपल बैच सिस्टम, जो 1970 से यूज़ हो रहा है। बहुत पहले से ही बैच सिस्टम यूज़ होता था। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टार्टिंग में यूज़ होता था 1970s में। इसमें जो भी प्रोग्रामर होता है, यूज़र होता है, वो अपनी जॉब प्रिपेयर करके पंच कार्ड पे या मैग्नेटिक डिस्क पे प्रिपेयर करके अपनी जॉब और कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करवा देता है। एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर ऑपरेटर की ही जॉब बचती है कि वो जितनी भी उसके पास जॉब्स आती हैं उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग बैच प्रिपेयर करता है और प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में सबमिट करवाता है। इसमें यूज़र हमारा डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। स्ट्रक्चर देखें तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये एक क्यू प्रिपेयर की हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर ने। जो भी उसके पास जॉब्स आती हैं तो उनको जॉब के अकॉर्डिंग या नीड के अकॉर्डिंग एक क्यू प्रिपेयर की है जॉब के लिए की। और मोस्टली स्टार्टिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जॉब्स की क्यू प्रिपेयर होती थी और इन जॉब्स को फिर वन बाय वन सीपीयू को असाइन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वन बाय वन इन जॉब्स को सीपीयू को असाइन करता है। पहले जो फर्स्ट जो पहले एग्जीक्यूट होती है, फिर सेकंड जॉब, और जब एक जॉब एग्जीक्यूट हो जाती है, उसका आउटपुट कंप्लीट हो जाता है, तो आफ्टर दैट यूज़र कैन कलेक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। और मोस्टली आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स यूज़ होते थे। इसमें एक है कि जो अगर इसमें मेनली जो अगर हम इसमें इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन आती है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब है कि अगर हमारी जो 1 2 3 4 5 5 जॉब एग्जीक्यूट हो रही हैं और फर्स्ट जॉब हमारी ज़्यादा टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन उसके साथ ही हमारी जॉब 2 3 4 5 भी एग्जिस्ट कर रही हैं मेमोरी में, और वो जॉब
कम टाइम में एग्जीक्यूट हो सकती हैं, तो भी उनको वेट करना पड़ेगा जब तक हमारी एक जो फर्स्ट जॉब एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। इसकी वजह से यही होता है कि जब आपका स्टारवेशन की कंडीशन वहाँ पे आ जाती है, मीन्स आपके कम टाइम में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम को भी या जॉब को भी बहुत देर तक वेट करना पड़ सकता है। सेकंड इज़ नॉट इंटरेक्टिव। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंटरेक्टिव नहीं होता, क्योंकि अगर बाय चांस यूज़र को कोई भी वैल्यू एंटर करवानी है या इनपुट प्रोवाइड करना है, तो इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो पॉसिबल नहीं होता। कुछ भी अगर इनपुट प्रोवाइड करना है तो वो पहले से ही उस जॉब के साथ ही सबमिट करवाना होता है इनपुट। इन बिटवीन अगर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ भी इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता और इनपुट प्रोवाइड नहीं कर सकता। इन्हीं कंडीशंस के या इन्हीं डिसएडवांटेजेस को रिकवर करने के लिए मॉडिफिकेशन हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में। और नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं, और वन बाय मल्टी प्रोग्राम में आपके एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं, और सीपीयू एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए जाता है तो आपका सीपीयू दूसरे प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि अगर आपका एक प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका सीपीयू वेटिंग कंडीशन में नहीं रहता और वो सीपीयू आपका नेक्स्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है, और इसी की वजह से आपके सीपीयू में का जो आइडल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। मोस्टली हम एफिशिएंटली अपने सीपीयू का यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पैरेलल कंप्यूटिंग को अचीव कर पाते हैं, और कहें तो इसमें हमारे एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं जो एक साथ आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसी की वजह से क्योंकि आपके प्रोसेसर एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं तो हमारे जो थ्रूपुट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ़ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम आपकी इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी आउटपुट है वो फास्ट आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज उसी की नंबर ऑफ़ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम आपकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक्सटेंशन माना जाता है कि आपकी बहुत सारी जॉब्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके मेन मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वही एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन टाइम शेयरिंग में आपके प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होते। इंस्टेड ऑफ दैट हर एक प्रोग्राम को एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया जाता है, जिसको हम टाइम क्वांटम बोलते हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं कि अगर हम प्रोग्राम 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 प्रोग्राम हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं मेन मेमोरी में, तो पहले एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं प्रोग्राम 1 के एग्जीक्यूशन पे, और ये स्विचिंग प्रोग्राम्स पे आपकी इतनी फ्रिक्वेंटली इतनी फास्ट होती है कि यूज़र को यही लगता है कि आपके सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो एक एक करके एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट बहुत कम होता है और यूज़र को यही लगता है कि आपके सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसके एडवांटेज हैं कि ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर एक प्रोग्राम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेम टाइम मिलता है, कभी भी स्टारवेशन की कंडीशन नहीं आती। और सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। आपके सीपीयू का आइडल टाइम रिड्यूस हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम आपके प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं। उसका डिसएडवांटेज ये है कि रिलायबिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, और इसमें सिक्योरिटी का भी का ध्यान रखना पड़ता है। डाटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक जॉब की एक पर्टिकुलर डेडलाइन फिक्स हो जाती है, और
दैट जॉब मस्ट एग्जीक्यूट विद इन दैट पर्टिकुलर डेडलाइन। हर एक जॉब को उस डेडलाइन के अंदर ही एग्जीक्यूट होना ज़रूरी होता है इसमें। और अगर डेडलाइन में आपका प्रोग्राम जॉब एग्जीक्यूट नहीं होती तो डेडलाइन ओवररन की सिचुएशन आ जाती है। हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर करते हैं तो मेनली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे टाइम का की को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जैसे कि मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम में या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में या एयर बैग सिस्टम होते हैं उसमें, रोबोट्स में। तो यहाँ पे हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टाइम के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें थोड़ा सा भी डिले टॉलरेट नहीं किया जा सकता और टाइम बाउंड डेडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। थोड़ा सा भी अगर डिले होता है तो वो टाइम कंस्ट्रेंट में तो उसको नहीं टॉलरेट किया जाता। जैसे आपके अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो एयर बैग्स का खुलना और पैराशूट का खुलना, इसको हार्ड रियल टाइम सिस्टम में कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी डिले बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए इनको हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम का इतना ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होता, थोड़ा बहुत डिले अगर होता है तो उसको टॉलरेट किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें वेदर फोरकास्टिंग की, तो वेदर फोरकास्टिंग में अगर 1 मिनट या 1 सेकंड या 2 सेकंड का डिले होता है तो हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में 1 सेकंड या 2 सेकंड का डिले भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी हमारे ऑटोनोमस कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और शेयर करते हैं अपने डेटा को। इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रोसेस देयर अर्न मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। जितने भी आपकी सिस्टम्स होते हैं वो उनका अलग से एक मेमोरी यूनिट होती है, सीपीयू होता है, क्योंकि ऑटोनोमस कंप्यूटर्स होते हैं। ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का मतलब यही है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को हम लूजली कपल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। और एक यूज़र आपके नेटवर्क पे जितने भी फाइल्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं उन प्रेजेंट हैं उनको रिमोट एक्सेसिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और रिमोट एक्सेसिंग को इसमें इनेबल किया जाता है कि आप रिमोटली जिस दूसरे सिस्टम पे जो भी डाटा या सॉफ्टवेयर या फाइल अवेलेबल है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि अगर हमने 5 सिस्टम्स को कंसीडर किया और तो ये हमारे एक दूसरे के साथ कपल्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये क्या है कि अपने साथ अपने फाइल्स और सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। इसके एडवांटेज हैं कि एक नोड अगर फेल हो जाती है तो कम्युनिकेशन हमारा बंद नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बाकी नोड्स आपकी पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिवली काम करती रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के आ जाने से डाटा का एक्सचेंज करने में एक्सचेंज थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। आप डाटा को एक्सचेंज फास्टली कर सकते हैं और रिसोर्स क्योंकि शेयर हो रहे होते हैं इसलिए कंपटीशन इज़ फास्ट एंड ड्यूरेबल। लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूस, क्योंकि होस्ट कंप्यूटर है उसकी ऊपर लोड कम हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। दीज सिस्टम्स आर स्केलेबल। स्केलेबल मीन्स कि अगर आप नया सिस्टम ऐड करना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप ऐड कर सकते हैं। और डिले इन डाटा प्रोसेसिंग रिड्यूस। डाटा प्रोसेसिंग में जितना भी डिले होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। डिसएडवांटेज इसका यही है कि अगर आपका नेटवर्क फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। और इसके लिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सिस्टम को मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है। इसमें हमारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें हमारा सर्वर मेनली कंट्रोल करता है हर चीज़ को। अगर हम इसका स्ट्रक्चर चेक करें तो एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता है और उसी के साथ हमारे बाकी नोड्स कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं नोड्स के थ्रू आप
का सर्वर इन सबको कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें पूरा कंट्रोल सर्वर के पास होता है। तो सिक्योरिटी भी अ, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि आपका पूरा सर्वर इस चीज़ को कंट्रोल करता है, सेंट्रली कंट्रोल्ड होता है। आपके जितने भी सिस्टम हैं, नोड्स हैं, उनमें फाइल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको शेयर किया जा सकता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यही है कि आपको सभी के कॉन्फ़िगरेशन का बहुत अच्छे से पता होता है। और इसमें का एडवांटेज यही है कि हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर, क्योंकि सेंट्रल सर्वर है वही स्टेबल होता है आपका स्ट्रक्चर। सिक्योरिटी कंसर्न्स आर हैंडल्ड थ्रू द सर्वर, आपका सर्वर सिक्योरिटी को हैंडल करता है। नई टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर अपग्रेडेशंस यूज़ होते हैं। सर्वर एक्सेस इज़ पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनके थ्रू हम सर्वर पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज यही है कि सर्वर आर कॉस्टली, क्योंकि सर्वर बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। यूज़र की डिपेंडेंसी सेंट्रल सर्वर पे ही होती है। अगर सर्वर फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड रेगुलरली। सिस्टम को मेंटेन करना और अपडेट करना, बहुत रेगुलर अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है। और इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, नोवेल नेटविया और BSD। ये हमारे कुछ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि मैक्सिमम हम मोबाइल्स को ही एज ए कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर की तरह यूज़ करते हैं आजकल। और बहुत सारा हमारा डे टू डे वर्क भी हम मोबाइल पे ही कर लेते हैं। तो नेटवर्क मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, दैट इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपके मोबाइल पे जितने और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। और जो मोबाइल्स में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो हमारे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पे यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से लाइट होता है और समवट सिंपल होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है, और मोस्टली आजकल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। हमारे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 70 to 80% मोबाइल्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। इट इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नेल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और इसका सोर्स कोड भी हमें इजीली अवेलेबल होता है। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने डेवलप किया था, और उसके बाद इसको लॉन्च किया था 2008 में। आजकल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा फेमस और यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल्स में। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग डेवलप किया था, रिसर्च इन मोबाइल मोशन ने डेवलप किया था। और इसको अगर हम बात करें सिक्योरिटी की या सेफ्टी की, तो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे सेफेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये कॉरपोरेट यूज़र्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के साथ, नोवल ग्रुप वाइज ईमेल के साथ, लोटस डोमिनो के साथ, अदर बिजनेस सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है आईफोन्स में, और जितने भी हमारे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल के के फ़ोन्स हैं, उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम iOS यूज़ होता है। और आपके हमारे जो भी लैपटॉप्स हैं एप्पल के या कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। आपके फ़ोन्स में ही हमारा iOS यूज़ होता है, और ये बाउंडेड है कि सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स में, एप्पल के फ़ोन्स में ही iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। दूसरे किसी प्रोडक्ट में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं होता है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम ये वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डिवाइसेस में यूज़ होता है, और इसको डेवलप किया था पाम लिमिटेड ने, और इंट्रोड्यूस किया था 1996 में। पाम ओएस इज़ ऑल्सो नोन एज गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी को गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बियन।
ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है जावा लैंग्वेज पे। तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था सिम्बियन लिमिटेड ने 1998 में, और उस टाइम पे नोकिया मोबाइल कंपनी सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती थी। और एक टाइम था जब मोबाइल के फील्ड में नोकिया मोबाइल्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे, और वर्ल्ड में 80 to 90% तक नोकिया के मोबाइल्स ही यूज़ होते थे। लेकिन आजकल सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले ली है। अगर हम चेक करें पॉपुलैरिटी की, तो आजकल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर हो गया है एज़ कम्पेयर टू नोकिया के फ़ोन्स में यूज़ होने वाले सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।